अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। विदेश की ताजी कम AQI की हवा में मुझे थोड़ी घुटन होने लगी थी। जैसे ही मैंने भारत की पावन धरती पर दिल्ली में कदम रखा, वैसे ही सांस में सांस आई, या रादर सांस में सांस चली गई। जब लंग्स को घुटन महसूस हुई, तब जाकर लगा हाँ यही तो है जाना पहचाना माहौल, क्योंकि बहुत ताजी हवा में सांस लेने से थोड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। जैसे ही दिल्ली में लैंड किया मैंने, वैसे ही पर तभी मुझे याद आया रेखा गुप्ता जी के ये बेहतरीन वचन की AQI तो एक ऐसा टेम्परेचर है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। तो जब मैं इस विदेश में था तब मैं इस टेम्परेचर को मेजर करने लगा, तो वहां पर बहुत ही कम टेम्परेचर आया, सिर्फ 44-45 आया। और जैसे ही दिल्ली में आया, इतना ज्यादा AQI का टेम्परेचर हो गया कि मेरा जो मीटर है वही कम पड़ने लगा। जैसे इन भाई साहब ने मेजर किया, तुरंत अभी AQI क्या है? 59। अब मैं विंडो ओपन कर रहा हूँ। अब आप AQI देखना। चार सौ बार। वेलकम टू नोएडा। 500 के ऊपर मीटर में जगह ही नहीं है। मीटर का मैक्सिमम ही 500 है। पर गलती कार वालों की या इस तरह के AQI मीटर बनाने वालों की है ना, कि उन्हें इस तरह के AQI मीटर कार में देने की जरूरत क्या है? कौन मेजर कर रहा है इस तरह का टेम्परेचर? क्या जरूरत पड़ गई हमें AQI मेजर करने की? और वैसे भी भारत सरकार ने कहा है कि AQI इज अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट। ये विदेशियों की चाल है हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की, हमारे देश की एकता अखंडता को समाप्त करने की। तो हम अपना खुद का AQI मीटर बनाएंगे जो शुरू ही 500 से होगा। तो जब शुरू ही 500 से होगा तो फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सब चंगासी हो जाएगा। और वैसे भी दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, दिल्ली NCR में, तो सरकार ने इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया है। अब आपको पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सा सोल्यूशन निकाल लिया है। नहीं, फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया, कार्स का पोल्यूशन कम नहीं किया। दिल्ली में कार का आना बंद कर दिया, वो बात अलग है, बट कार्स का पोल्यूशन कम नहीं किया। इसका बेहतरीन सॉल्यूशन दिल्ली सरकार ने निकाला है, सारे तंदूर को बंद कर देने का। नान बहुत पसंद है ना आपको, गार्लिक नान, बटर नान खा लो। अब पोल्यूशन कर रही थी आपकी नान, इसलिए अब नो नान, ओनली रोटी चावल। पता नहीं वीडियो बनाते बनाते लग रहा है मैं ट्रोल वर्ल्ड में हूं, बट ये रियलिटी है सैडली। आचार्य मनीष या गुरु मनीष या मनीष ग्रोवर, जिनकी बात हम अक्सर करते हैं, बहुत ही प्रिय है मुझे। ऑलमोस्ट हर इंस्टा ज्ञान वीडियो में वो फीचर होते हैं। उन्होंने एक वीडियो को पूरी तरह से उड़वा दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी हमारे चैनल पर। अब देखो कितना खुश हो रहे हैं। और ये काम इन्होंने सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, और भी जितने यूट्यूबर हैं छोटे बड़े, उन्होंने आचार्य मनीष की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करी, उनके स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करने की कोशिश करी, तो उनके चैनल पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक डलवा दी है, उनके वीडियोस भी हटवा दिए हैं। बधाई हो, सेलिब्रेशन चालू रहे। बोल 20 नवंबर 2025 है। मैं हिम्स मेरठ में हूँ। जब तक 100 किलो नहीं घटाऊंगा इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलता हूँ, मैं रवि भारत में रहता हूँ, अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, और जब तक इनके स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन का खात्मा नहीं कर दूंगा, इनके सारे क्लेम्स को डिबंक नहीं कर दूंगा, तब तक मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। भले ही कॉपीराइट पे कॉपीराइट आते रहें, भले ही चैनल खत्म हो जाए, भले ही चैनल रहे या जाए, पर इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इन पर एक के बाद एक वीडियोस बनाता रहूंगा। और अब मुझे पता चल गया है कि इनको अफेक्ट होना शुरू हो गया, इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है हम जैसे यूट्यूबर्स से। तो अब इन पर और ज्यादा वीडियोस बनाए जाएंगे, और ज्यादा इनकी बात की जाएगी। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं इनको नहीं देना चाह रहा था, और रीसेंट वीडियोस में मैं इनकी बात करना मैंने कम कर दिया था। बट अब जैसे ही अगर नया मुझे क्लेम मिलेगा, स्यूडो साइंटिफिक क्लेम,
तो इनकी बात डिटेल में की जाएगी, बिना डरे, बिना किसी दबाव में आए हुए। और कितने भी एजेंसीज को हायर करें हमें बाइट करने के लिए, हमें स्केयर करने के लिए, पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जो भी हम काम कर रहे हैं डिबंकिंग का, मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने का, स्यूडो साइंस को दूर करने का, वो भारतीय संविधान हमें इसका अधिकार देता है और यूट्यूब भी हमें अधिकार देता है फेयर यूज के अंतर्गत कि हम जो भी काम करते हैं उस काम को हम कर सकते हैं। फेयर यूज इसी को बोलते हैं कि हम इनकी क्लिप्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम इनके क्लेम को के बारे में बात कर रहे हैं, हम इनके क्लेम को सीधा सीधा दिखा नहीं रहे हैं। तो होपफुली यूट्यूब हमारे साथ रहेगा इस बार और सीधे सीधे इनको फेवर नहीं करेगा। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। फिलहाल तो काउंटर नोटिफिकेशन फाइल कर दिया है, लेट्स सी क्या होता है आगे। हो सकता है और ज्यादा वीडियोस पर इस तरह के क्लेम्स आए, इस तरह के कॉपीराइट स्ट्राइक आए और चैनल चला जाए, बट एक बैकअप चैनल अब जल्दी ही बनाया जाएगा और उस बैकअप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर पिंड कमेंट में डाल दूंगा उस बैकअप चैनल का लिंक, सो दैट एकदम से अगर हमारा चैनल बंद हो जाता है तो आप ऐसा ना समझे कि मैं कहीं गायब हो गया। बट फिलहाल वीडियो के बीच में इंट्रो देने का मजा ही कुछ और है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आयाम और स्वागत है आपका इंस्टा ज्ञान के एक और एपिसोड में। एक ब्रेक के बाद, जो मच नीडेड ब्रेक था, जहां पर मैं छुट्टी मनाने गया था वियतनाम, 7-8 दिन की छुट्टी मनाकर मैं आ गया हूं। अब आपको वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा सेटबैक हमें हुआ था एक कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद, जिसकी बात हमने करी। थोड़ा सा उससे क्या होता है कि वीडियोस की रीच कम हो जाती है, वीडियोस को जो प्रॉपर रीच यूट्यूब देता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब समझता है कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, इसका मतलब गलती हमारी है। ऑटोमेटेड सिस्टम है ये। तो बेसिकली क्या करना है आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, पास्ट वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है एज अ लॉजिकल सब्सक्राइबर ऑफ लॉजिकल आयाम। लॉजिक की बात करने के बाद अब इंस्टाग्राम के सबसे इलॉजिकल क्रिएटर की बात करते हैं, मनीष जी के अलावा। आपको पता है कि लड़कों को भी पीरियड्स आते हैं? ये बड़ी अजीब सी चीज है। लोगों को लगेगा ये क्या बात है, पीरियड्स लड़कों को हो ही नहीं सकता। लोगों को क्या, सबको लगेगा कि क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इम्यून हो गया हूं, क्योंकि 70-72 एपिसोड हमने इंस्टाग्राम के कर लिए हैं, तो अब मुझे इतनी ज्यादा हैरानी नहीं होती एकदम से। और मैं जानता हूं कि ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं व्यूज के लिए, कुछ भी बकवास कर सकते हैं, तो लेट्स हियर द बकवास। आपने नोटिस करा होगा कि जब भी दो लड़कियां एक साथ रहती हैं, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो या जैसी भी रह रही हो, उनका पीरियड साइकिल एक जैसा हो जाता है। लगभग उनकी डेट्स आसपास ही हो जाती हैं। इसमें लड़कों के पीरियड्स आने की बात कहां से आ गई? आपका जो पार्टनर है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जब वो पार्टनर आपकी पीरियड्स में होती है तो आपने देखा होगा बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। साथ ही साथ आपका भी बिहेवियर खुद में नोटिस करिएगा, वो भी बदल जाता है। क्योंकि होता यह है कि जब दो इंसान एक साथ रहते हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी हो जाती है, सोचने की धारणा जो होती है वो भी एक जैसी हो जाती है। वो विचारते क्या है, सोचते क्या है, करते क्या है, करने वाले क्या है, उनकी एनर्जी कैसी है, बातें कैसी करते, बिहेवियर कैसा है, बताओ कैसा। यहाँ तक कई लोगों का चेहरा कैसा हो जाता है। इसलिए जब आपकी पार्टनर पीरियड्स में हो जाती है, वो जब चिड़चिड़ी होती है, तो आपका भी स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी वजह से लड़कों को अक्सर देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान वो और ज्यादा चिड़चिड़े, लड़ाई करने वाले, आपस में बातचीत ना करने वाले, क्लैश करने वाले हो जाते हैं। ये वो समय होता है जिससे ये क्लियर होता है कि लड़कों को भी पीरियड्स आते हैं। ओ भाई, कभी तो ढंग की रील बना ले प्यारे भाई। बहुत ही दुख की बात है कि इंस्टाग्राम इस तरह के अकाउंट्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता, और इस व्यक्ति के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। इसकी हर रील पर मिलियंस में रीच जाती है, लाखों में इसके लाइक्स जाते हैं। तो अगर आप इस व्यक्ति को फॉलो नहीं करते हैं तो बधाई हो, आप उन चुनिंदा कुछ लोगों में से हैं जो अभी भी सेन बने हुए हैं। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो क्यों करते हैं, आज से ही फॉलो करना बंद कर दीजिए। जिस तरह की बकवास, इलॉजिकल, वाहियात, उल जलूल बातें व्यक्ति करता है, उससे आप अपने दिमाग को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को पीरियड्स हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका शुरू हो गया है, और वो जनरली उसके पहले 1-2 दिन में लड़कियां थोड़ा सा उनका मूड स्विंग्स होते हैं, तो क्या लड़कियों के मूड स्विंग्स को देखकर उनके जो पार्टनर हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड्स हैं या उनके घर वाले हैं, वो भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो भी गुस्सा करना शुरू कर देंगे? नहीं, बल्कि इसका ऑपोजिट होना चाहिए। आइडियल सिनेरियो में अगर ऐसा लड़कियों को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो लड़कों का ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको कंसोल करें, उनका एक्स्ट्रा केयर करें उस दौरान, ना कि खुद भी चिड़चिड़े होकर खुद भी बैठ जाए कि तुम भी पीरियड्स में, मैं भी पीरियड्स में। बट लड़कों को हार्मोन साइकिल जरूर होता है। हार्मोन साइकिल मतलब जो लड़कों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका साइकिल होता है अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे का। तो जो हार्मोन साइकिल है वो टॉप पर रहता है, बिल्कुल पीक पर रहता है मॉर्निंग में। आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप बहुत रेडी टू टैकल द वर्ल्ड रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन जाता रहता है,
और कई बार हो सकता है अप्स एंड डाउन्स भी आए, उसमें साइकिल्स भी आए, बट जनरली वो 24 घंटे का पीरियड है और उस तरह से टेस्टोस्टेरोन बिहेव करेगा। बट लड़कों को पीरियड्स ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशनल सेंस में पीरियड्स नीडलेस टू से नहीं हो सकते। ये इंसान तो चूना लगा ही रहा है, बट एक और वीडियो जो मेरे को देखने को मिला जिस पर 80 या 90 मिलियन व्यूज थे उस समय पर, अब तो 100 मिलियन क्रॉस हो गए होंगे। ये इतना वाहियात वीडियो था और जिसको इतने लोगों ने बेहतरीन कमेंट्स दे रखे थे कि यहां पर उसकी बात जरूर करनी होगी। ये है असली चूना लगाना। लेबर के अंदर एक खासियत है कि जब वो काम शुरू करेगा तो पान का इतना टुकड़ा लेगा, उसमें इतना सा चूना डालेगा, इतना सा कत्था, और उसको रैप करके चबाता है। आखिर चूना क्या काम कर रहा है? चूना, आप लेबर को देखते हो 100 किलो का गनी बैग भी उठा लेता है और हम 5 किलो की थैली नहीं उठा पाते हैं। अब 5 किलो की थैली इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि आप पूरे दिन पॉडकास्ट में इस तरह की बकवास करते रहते हैं। आपकी वजन उठाने की क्षमता डिपेंड करती है कि आप कितना अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। क्या आपने कभी अपने काउच से उठकर खुद से पानी लिया है कि नहीं? क्या आप मेहनत करते हैं कि नहीं? क्या आप वर्कआउट करते हैं कि नहीं? क्या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं कि नहीं? वजन उठाते हैं कि नहीं? और उस लिहाज से आपका न्यूट्रिशन है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि पान चबा लेना सुबह सुबह चूने के साथ और फिर 100 किलो उठा लेना। मजदूर ऐसा कर पाता है क्योंकि वो उसके लिए कंडीशनड है। वो सुबह से शाम तक वजन ढोता है, उसकी बॉडी कंडीशन हो चुकी है उस वजन को उठाने के लिए। भले ही उसकी बॉडी कमजोर हो बट वो कंडीशन फिर भी हो चुकी है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो भी उसकी बॉडी को वो वजन उठाना ही पड़ेगा। बट लेट्स जस्ट हियर द फुल बकवास, उसके बाद बात करते हैं। उसके पास तो कैल्शियम के लिए पैसे नहीं है, ना वो दूध पी पाता है, ना दही खा पाता है, तो फिर इसके बॉडी में कैल्शियम इतना कहाँ से है? इसकी हड्डियां इतनी मजबूत क्यों? ये कभी नी रिप्लेसमेंट नहीं कराया, ये टिल लाइफ मजबूत है, अच्छे से खड़े होके चलता है। और हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के बावजूद भी कैल्शियम का दूध ले रहे, मक्खन ले रहे, दही ले रहे, लस्सी ले रहे, फिर भी हमारी हड्डियां गल रही है। आप कैल्शियम ले रहे हो जबरदस्त तरीके से, बट उस कैल्शियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने के लिए और उस आपके स्केलेटल सिस्टम को, आपके मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी बॉडी को कोई सिग्नल नहीं दे रहे हो। तो जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन आप लोगे, बट अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, पूरा दिन पड़े रहोगे काउच पर या इस तरह के पॉडकास्ट में बकवास करते रहोगे, तो आपकी बॉडी वीक होती जाएगी प्रोग्रेसिवली। नहीं आप चलोगे फिरोगे, नहीं वर्कआउट करोगे, ना कुछ वजन उठाओगे, ना ही कुछ दौड़ने जाओगे, तो आपकी बॉडी वीक हो ही जाएगी। भले कितना भी अच्छा खाना खाए, उस खाने को आप यूज करने के लायक नहीं बनोगे। मजदूर जो है ऑन द अदर हैंड, जितना भी खाना वो खा रहा है, जितना भी न्यूट्रिशन वो ले रहा है, वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी ले रही है, क्योंकि वो पूरा दिन उसकी बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि इस तरह का न्यूट्रिशन का एक एक कतरा आपको ले लेना, यूज करना है पूरे दिन। ये नहीं है कि चूना खा लो और चूना खा के आप बिल्कुल सब सुपरमैन हीमैन बन जाएंगे। इतना सा चावल के दाने जितना चूना आपके पूरे शरीर के जहाँ जहाँ पे भी पोर्स हो गए हैं, उस कैल्शियम को कवर करने का काम करता है चूना। चूना, जिसको पता नहीं है, बेसिकली लाइमस्टोन है, जो कि कैल्साइन होकर, हीट होकर वो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे आप उसको पानी में डालते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसने वाटर से ले लिया OH ग्रुप, तो वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो बन गया एक क्षार, एक एल्कलाई, जिसकी जो pH है वो काफी हाई है। आपके मुंह में छाले कर सकता है, आपके जो इंटेस्टिनल लाइन है उसमें छेद कर सकता है, अल्सर्स प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है। इस तरह के झोला छाप लोग जो पॉडकास्ट में आकर वाहियात बकवास कर रहे हैं, उनसे मीलों कोसों दूर आपको रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से या किसी न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से या किसी जानकार व्यक्ति की सलाह से ही अपनी डेली डाइट में, न्यूट्रिशन में किसी चीज को ऐड करें। अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम रिच डाइट लें या कैल्शियम के सप्लीमेंट लें, जो कि खाने योग्य सप्लीमेंट हैं, ना कि चूना खाने लग जाएं। चूना लगाना बहुत आसान है, व्यूज लेना बहुत आसान है। आपको लगेगा कि ये तो हमारे पैसे बचवा रहे हैं, ये तो हमारा भला कर रहे हैं, बट बेसिकली ये दिस पीस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा चूना लगाते हैं, मिस्टर कॉन्स्पिरेसिया सिंघानिया साहब। अभी अभी एक जो क्रिकेटर हैं, उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम आई, उनकी शादी कैंसिल हो गई। पहले शादी अनाउंस हुई, बाद में कैंसिल हो गई फॉर सम रीजंस, और उसके जो रीजंस हैं वो स्पेक्युलेटिव थे। हर कोई अपने अपने रीजंस दे रहा था कि शायद उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने चीट किया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
बट बेसिकली स्मृति मंदाना ने बाद में ये बताया कि शादी अब नहीं रही। तो बेसिकली हो सकता है चीट किया हो, नहीं किया हो, हमें कुछ इस बारे में पता नहीं, पब्लिकली इसका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है। बट यहाँ पर ये व्यक्ति उस बात को किस तरह से घुमा देगा, अब आप देखना। इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना और बॉलीवुड सिंगर पलाश मुच्छल, जिनका भी सोशल मीडिया पे प्रपोजल इतना ज्यादा वायरल हुआ था। 23 तारीख की शादी थी, हल्दी हुई, संगीत हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे शादी कैंसिल। इतनी खुशी के मौके पे एकदम से कैसे? न्यूज सोर्सेस की माने तो शादी के एक दिन पहले स्मृति के फादर को हार्ट अटैक आया था। ओह शिट। और अगले ही दिन पलाश मुच्छल को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। स्ट्रेंज, दोनों एक ही टाइम पे। कुछ न्यूज सोर्सेस कह रहे हैं कि शायद पलाश ने चीट किया होगा, नथिंग कंफर्म, लेकिन कुछ चैट्स भी वायरल। इस भाई के हाथ से कोई आईपैड ले लेगा प्लीज। ओह शिट। क्योंकि ये हर चीज का एक तरह से मजाक बना देता है। अनबिलीवेबल। हर चीज उसके लिए एक व्यूज छापने की मशीन है, हर स्टेटमेंट। यहाँ तक कि स्मृति ने सारे वेडिंग पोस्ट तक डिलीट कर दिए। अनबिलीवेबल। क्या बीती होगी उनकी फैमिलीज पे। तुझे क्या, तेरा तो व्यूज बन गए ना भाई। किसी की नजर लग गई है। एग्जैक्टली। लोग चाहे नजर को कितना ही अंधविश्वास बोले, साइंस चाहे इसे प्रूव ही क्यों ना कर पाए, लेकिन जब भी किसी शुभ काम होने से पहले किसी ने उसे पब्लिकली अनाउंस किया या पब्लिक में ढिंढोरा पीटा है, उस काम में अक्सर दिक्कतें आई है। इसलिए अपने रिश्तों को जितना प्राइवेट हो सके उतना रख लो, कहीं सिर्फ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में रिश्ते ही हाथ से ना चले जाए। लाइक्स और व्यूज के चक्कर में आप तो पूरा यूथ को बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में आप हर चीज को घुमाकर व्यूज फार्मिंग की मशीन बना दे रहे हो। यहाँ पर ये इंसान बोल रहा है कि नजर एक रियल चीज है, भले ही उसको साइंस प्रूव कर पाए या ना कर पाए, अपने जो सारी चीजों को प्राइवेट रखो। अब ये जो फिनोमेनन इन्होंने डिस्कस किया, ये हमारे बारे में एक बहुत ही बड़ी चीज को रिवील करता है। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या चीजें सही से नहीं हो पाती या कुछ भी ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, हम उसके रीजंस ढूंढने निकल पड़ते हैं। हम दो चीजें नहीं करते, एक तो हम अपनी गलतियों को नहीं देखते कि शायद हमारी ही गलतियों की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर अगर हमारी गलती नहीं है, अगर हमें अपनी गलती नहीं दिख रही है, दैट्स फाइन। हो सकता है कि वो काम रैंडमली सही नहीं हुआ, क्योंकि हर काम को होने के एट द ऑनसेट 50-50% चांस होते हैं। मतलब अगर कोई काम आप स्टार्ट करेंगे तो आपके 100 में से 50% चांसेस है कि वो काम होगा, 50% चांसेस है कि वो काम नहीं होगा। जैसे जैसे आपके एक्शंस बढ़ते जाते हैं, उस काम के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर आपके एक्शंस पॉजिटिव साइड में हैं, सही डायरेक्शन में हैं, तो वो काम बन जाएगा। अगर आपके एक्शंस नेगेटिव साइड में हैं, तो वो काम नहीं बनेगा। या कई बार ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स हम बहुत छोटे हैं इस पूरे यूनिवर्स के असीमित पॉसिबिलिटीज के सामने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल के 100% बाहर हैं। हम उन चीजों का कंट्रोल ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक चीज सामने आती है, नजर, कि हमारे को किसी की नजर लग गई, जो हमेशा चला आ रहा है सदियों से। बच्चा बीमार पड़ गया, नजर लग गई। काम नहीं बना, नजर लग गई। फेल हो गया, नजर लग गई। शादी टूट गई, नजर लग गई। हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं जब हमें सक्सेस मिली, उस टाइम पर हमें नजर नहीं लगी, बट हम उन्हीं चीजों में पिन पॉइंट करते हैं जहां पर वो काम सफल नहीं हुआ, वहीं पर नजर लगती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा कॉग्निटिव बायस है कि हम हमेशा असफलताओं के कारण ही ढूंढते हैं, सफलताओं के कारण कभी नहीं ढूंढते। और हमें असफलताओं के टाइम पर ही नजर लगती है मैजिकली कहीं ना कहीं से। और वो सारे काम जब हम सफल हुए हैं, उन सबको हम कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। अब आप नजर में मानते हैं नहीं, कमेंट्स में बताइए कितना सही है, कितना गलत है, या इसको आप और कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, वो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हमें अपने रीच को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी रीच इस कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से कम हो चुकी है। तो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी इन लोगों को, जो मनीष जी जैसे लोग हैं, उनको हम प्रॉपर जवाब दे सकें। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।